दोस्तों वो सनसनी रात जब मैं बस स्टैंड पर छाता लिए खड़ा हुआ था, उस वक्त बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। कोई भी दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं बस के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक लड़की बारिश में भीगते हुए सामने से आ रही थी। और जब वो मेरे पास आ गई तो उसके बाद मैंने जो देखा, उसे देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों वो लड़की बिल्कुल भी नहीं भीगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बारिश में नहीं, धूप से चलकर आई हो। मैं अभी उसी को ही देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि उसने अपने सर पर दुपट्टा डाल रखा था। उसका चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब कुछ देर के बाद बस आई तो उसके बस के आने के बाद मैं और वो लड़की भी बस के अंदर ही चढ़ गए। लेकिन जब मैं बस के अंदर चढ़ा तो मैंने देखा कि बस तो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। वो एक प्राइवेट बस थी। मैं उस बस की एक सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन वो लड़की बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। पर उसके बाद उस लड़की ने वहां पर जाकर पता नहीं क्या किया कि तभी कुछ देर के बाद मैंने देखा कि बस एक जगह पर जाकर रुक गई है। और उसके बाद उस बस के अंदर अब उस लड़की और मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये सब देखकर तो मेरी हालत खराब होने लग गई। और उसके बाद उस लड़की ने मुझसे जो करने को बोला, दोस्तों उसे सुनने के बाद तो आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं होगा। तो दोस्तों आखिर क्या हुआ था मेरे साथ उस रात को, और कौन थी वो लड़की, ये तमाम सभी बातें जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। दोस्तों मेरा नाम कुलदीप है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मैं वहां पर एक कंपनी में काम किया करता था। उस कंपनी में मैं बहुत ही लगन से काम करता था, लेकिन एक रात जब मुझे काम करते करते काफी देरी हो गई, तो उसके बाद जब मैं ऑफिस से निकला तो उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। इतनी रात गई गाड़ी या बस मिलना बहुत ही मुश्किल था, और उस वक्त बाहर जोरों से बारिश भी हो रही थी, जिसके चलते मैं पहले से ही छाता लाया हुआ था। और जब मैं ऑफिस से निकला तो ऑफिस के गार्ड ने मुझसे बोला कि कुलदीप सर, आज आपको इतना लेट कैसे हो गया। जिस पर मैंने उनसे कहा, हाँ गार्ड अंकल, वो काम ज़्यादा था ना, तो इसीलिए मुझे रात काफ़ी हो गई है। खैर मुझे सुबह ज़रूरी काम से जाना भी है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। गार्ड अंकल ने मुझे आज रात को रुकने के लिए भी कहा कि इतनी बारिश में कहाँ जाओगे, लेकिन मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। और उसके बाद मैं बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर कोई भी मौजूद ही नहीं है। मेरे अलावा बस स्टैंड पर मुझे एक भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय मैं बस के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे ये तो पता था कि कोई भी बस मुझे आज बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि समय जो इतना ज़्यादा हो गया है। मैं अभी अपने फ़ोन पर ही वीडियो देख रहा था कि तभी आसमान में ज़ोर से बिजली कड़कड़ाने लगी और एक तेज बारिश के साथ घनघोर बूंदें बरसने लगी। ये सब देखकर मुझे लग रहा था कि आज मैं शायद ही घर पहुंच पाऊंगा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने पड़ी, तो मैंने देखा कि सामने से एक लड़की भागते हुए बस स्टैंड पर आ रही थी। उसको अपनी तरफ आता हुआ देख मैंने बोला, अरे यार कौन है ये लड़की। अभी मैं उसी लड़की को ही देख रहा था कि तभी वो मेरे पास आ गई, लेकिन उस लड़की ने अपने सर पर दुपट्टा डाल रखा था, जिस वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा कि वो लड़की कहीं से भी भीगी हुई नहीं लग रही थी। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी तेज बारिश में ये लड़की भीगी क्यों नहीं। और उसके बाद भी इस लड़की के शरीर पर पानी की एक भी बूंद मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था कि ये सब है क्या। अभी मैं उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था कि तभी मैंने सोचा कि एक बार इस लड़की से बात ही कर लूं। और यही सब सोचकर जब मैंने उस लड़की से बोला कि आप इतनी रात गए यहाँ पर कैसे, जिस पर उस लड़की ने मेरी बात का कोई भी जवाब ही नहीं दिया। उस लड़की के जवाब न देने पर मैंने उससे दोबारा सवाल किया, लेकिन इस बार भी उसका कोई जवाब ही नहीं निकला। मतलब कि वो लड़की मेरी बातों को इग्नोर कर रही थी, जिसके चलते फिर मैंने भी उस लड़की से बात करना मुनासिब नहीं समझा। और अब मैं या तो बस या किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। और अब मेरे घर से भी फोन आने लगे थे कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर मैंने भी अपने घर वालों को सारी बात बता दी और उसके बाद मैंने फोन को कट कर दिया। फोन के कट होते ही कुछ देर के बाद ही मुझे सामने से एक बस आती हुई दिखाई दी। वो बस काफी अजीब थी और फिर जब वो बस मेरे पास आकर रुकी
तो मैं बस के अंदर चढ़ गया और उसके बाद वो लड़की भी मेरे पीछे पीछे बस के अंदर चढ़ गई। लेकिन जब मैंने बस के अंदर देखा तो मैंने पाया कि बस के अंदर कोई भी मुसाफिर ही नहीं था। अब ये सब देखकर मैं हैरान हो गया और उसके बाद मैं बस की एक सीट पर जाकर बैठ गया और वो लड़की बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। दोस्तों, मेरा ध्यान अभी उसी लड़की पर ही था कि तभी बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और आगे की तरफ बढ़ाया। बस की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बस काफी साल पुरानी है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने बाहर का नजारा देखा तो मैंने पाया कि वो सुनसान भरा रास्ता, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। बस अब काफी दूर आ गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद बस ने अचानक से ब्रेक मारा। जब बस वाले ने एकदम से ब्रेक मारा तो उसके बाद मेरा सर सामने वाली सीट पर लगा, जिसके चलते मुझे थोड़ी सी चोट आ गई। चोट आने के बाद मैंने बस वाले पर चिल्लाया, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर मैंने देखा कि बस के अंदर अब लोग चढ़ने लगे थे। इतने सारे लोगों को देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि ये कौन लोग हैं और कौन सी जगह पर बस वाले ने बस को रोका है। अभी मैं उन लोगों को ही देख रहा था कि तभी धीरे धीरे बस पूरी तरह से भर गई। ये सब देखकर मैं तो हक्का बक्का ही रह गया, लेकिन उन सभी लोगों का चेहरा बहुत ही अजीब था, जैसे कि वो लोग पुराने जमाने के हों। अभी मैं उन्हीं लोगों को ही देख रहा था कि तभी बस वाले ने बस को आगे बढ़ा दिया। मेरी बगल वाली सीट पर कोई भी बैठा हुआ नहीं था। ये बात भी मुझे खटक रही थी और बस अब अपनी रफ्तार से भी चल रही थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों बस के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी थी, जैसे कि कोई मरा पड़ा हो। बस के अंदर वो बदबू अब बढ़ने लगी थी, जिसके चलते मैंने सोचा कि एक बार किसी से पूछ ही लेता हूँ कि ये बदबू सिर्फ मुझे ही आ रही है या फिर और भी किसी को। यही सब सोचकर जब मैंने सामने वाली सीट पर बैठे आदमी से पूछा तो उसके बाद उस आदमी ने कहा, नहीं जी, हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि बाहर का जो नजारा था अब वो बदल गया था। बाहर की ओर मुझे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और इस घने जंगल वाले रास्ते पर बस चलती जा रही थी। मैं उस वक्त थोड़ा घबराने लगा था कि आखिर ये बस कहाँ पर जा रही है। लेकिन जब कुछ देर के बाद बस अचानक से एक पेड़ से टकरा गई तो उसके बाद मेरे सर पर गहरी चोट आ गई और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब कुछ समय के बाद मेरी आंख खुली तो उसके बाद मैंने देखा कि बस के अंदर अब मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस पूरी तरह से खाली थी और साथ ही वहां पर ना तो बस ड्राइवर था और न ही उसके अंदर सवारियां थी। तभी मैं सीट से उठा और उसके बाद में बस से जब नीचे उतरा तो उसके बाद मैंने देखा कि बस के सारे मुसाफिर सामने बने एक कब्रिस्तान के अंदर जाने लगे थे। उन सभी को कब्रिस्तान के अंदर जाता देख मैं तो हैरान ही हो गया कि ये सब लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं। अभी मैं उन्हीं लोगों को ही देख रहा था कि तभी मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना अंदर जाकर देखूं। यहाँ पर खड़ा रहकर भी क्या करूंगा, और वैसे भी वहां पर पूरा सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा था। उस रोड पर कोई भी गाड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से मैं बिना कुछ सोच ही समझे उन लोगों के साथ पीछे पीछे उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा कि आखिर ये वहां पर क्या करने जा रहे हैं। जब मैं वहां पर उन लोगों के पीछे गया तो लोग अब कब्रिस्तान के अंदर आ चुके थे और मैं भी उन लोगों के साथ ही खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी एकदम से मैंने देखा कि वो सभी लोग एक एक कब्र में जाकर अंदर दफन हो गए। ये सब देखकर तो अब मेरी सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था और मेरी हालत भी उस वक्त पतली पड़ गई थी। अब डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा था कि मैंने ये सब क्या देख लिया है। फिर अभी मैं डरा सहमा वहीं पर ही खड़ा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कंधे पर रखा हाथ देखकर मैं तो और भी ज्यादा डर गया, और जब मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि पीछे तो वही लड़की खड़ी हुई थी जो कि मुझे बस स्टैंड पर मिली थी। उस लड़की को देखकर तो मेरी जान में जान आई कि चलो कोई तो है यहाँ पर जो मेरी तरह है। मैंने उससे कहा कि चलो भागो यहाँ से, जिस पर उसने बोला कि अपनी जगह से कौन भागता है। अब उस लड़की की ये बात सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए कि ये बोल क्या रही है। मैंने उससे बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? जिस पर उसने अपना दुपट्टा हटाया और उसके बाद उसका रूप देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
दरअसल मैंने देखा कि उसका पूरा का पूरा चेहरा भयानक था और उसके चेहरे पर काले धब्बे बने हुए थे। वो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई भूत या फिल्म की चुड़ैल हो। मैं उसी वक्त डर की वजह से वहां से भागने लगा था, लेकिन कुछ दूर जाते मेरे पैर वहीं पर जम से गए। मैं वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर चाह करके भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। जिसके बाद मैंने उस लड़की को बोला, देखो जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिस पर उस लड़की ने बोला, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तभी तुम यहाँ से निकल पाओगे। अब उस लड़की की ये बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला, ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी बात सुनने के बाद उसने बोला कि जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी वो करना इतना आसान नहीं है, उस काम के लिए तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जब उस लड़की ने मुझसे ये बोला तो उस वक्त मेरे तो होश उड़ गए। फिर मैंने उससे कहा कि देखो ये काम मैं नहीं कर सकता, भला मैं अपनी जान को जोखिम में कैसे डाल सकता हूँ। जिस पर उसने बोला कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो ये करना ही होगा। उस लड़की की सारी बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला कि ठीक है, बताओ मुझे क्या काम है तुम्हारा। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि अब अगर मैं इसका काम नहीं करूंगा तो वैसे भी मेरी मौत होनी ही है और पता नहीं क्या करने को बोलेगी। उस वक्त मेरे अंदर डर का एक अलग ही खौफ भरा हुआ था। अभी मैं उसी लड़की को ही देख रहा था कि तभी उसने बोला, तुम्हें पास में ये कई साल पुराने मंदिर के अंदर जाना होगा और उसके अंदर से तुम्हें शैतान की मूर्ति को लेकर आना है। उस मंदिर में भगवान की नहीं, अब शैतान की पूजा होती है, जो कि तांत्रिक करते हैं। वहीं पर तुम्हें शैतान की मूर्ति मिलेगी, लेकिन वो मूर्ति तुम्हें एक बुढ़िया से लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो मूर्ति मेरे पास ले आना। दोस्त की बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा, लेकिन उस मंदिर के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। जिस पर उसने मुझे रास्ता भी दिखा दिया। फिर उसके रास्ता दिखाने के बाद मैं उसी रास्ते की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जो रास्ता उसने मुझे बताया था वो रास्ता बहुत ही सन्नाटे से भरा हुआ था। उस रास्ते पर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो रास्ता था ही कुछ अजीब, लेकिन मैं बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते की ओर बढ़े जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद जब मुझे पास में एक मंदिर दिखाई दिया तो तब जाकर मेरी जान में जान आई, लेकिन उस मंदिर में बहुत ही बुरी तरह से अंधेरा फैला हुआ था। जब मैं उस मंदिर के करीब पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर कोई भी इंसान नहीं है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कोई मेरे आसपास हो। अभी मैं वहीं पर खड़ा यही सब महसूस कर रहा था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज आई कि तुम्हें भी उसी लड़की ने भेजा है क्या। उस आवाज को सुनते मेरे कान खड़े हो गए और मैं अपने आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। जब मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा तो उसके बाद मैंने मंदिर के अंदर जाने की सोची, और जब मैं मंदिर के अंदर बढ़ा तो उसके बाद मैंने देखा कि अब मुझे ठंड लगनी महसूस होने लगी थी, जैसे कि मैं ठंडी जगह पर आ गया हूँ। जब मैं उस मंदिर के अंदर गया तो उसके बाद मुझे वहां पर अंधेरा ही अंधेरा दिखा। मैंने उसी वक्त अपनी फोन की टॉर्च को ऑन किया और उसके बाद जब मैंने वहां पर ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि वहां पर शैतानों की मूर्ति बनी हुई थी। उनकी शक्ल देखकर तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। मुझे उस वक्त डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने अपने डर को काबू में कर रखा था। मैं अभी वहीं पर इधर ही उधर ही देख रहा था कि तभी एकदम से मैंने देखा कि सामने मुझे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आई। उस औरत को देखते मैंने उससे बोला कि क्या आपके पास शैतान की मूर्ति है। जिस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम जानते भी हो कि ये शैतान की मूर्ति कितनी खतरनाक है, इससे बहुत बुरा हो सकता है, और जिसे तुमने यहाँ पर भेजा है वो इसे हासिल करने की अब तक बहुत कोशिश कर चुकी है, लेकिन उससे ये मूर्ति हासिल नहीं हुई है। वो एक डायन है और वो इस मूर्ति से अपनी ताकतों को दुगना करना चाहती है। उसने पूरे बस के लोगों को मरवा दिया और उसके बाद जो कोई भी उस बस के अंदर चढ़ता है वो उसे अपना शिकार बनाकर मेरे पास भेजती है ताकि वो उस इंसान से इस मूर्ति को मंगा ले। लेकिन जितने लोगों ने भी मुझसे ये मूर्ति लेने की कोशिश की है वो सभी मारे जा चुके हैं। बाहर वो लोग पत्थर बन चुके हैं। दोस्तों, उस बूढ़ी अम्मा की सारी बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि अगर मैं उसके पास से मूर्ति लेकर नहीं गया तो वो मुझे भी मार देगी। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उसके चंगुल से बचाकर निकाल दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम अपने घर पहुंच जाओगे तो इन सब चीजों का जिक्र तुम्हें किसी से नहीं करना है, और अगर तुमने किया तो तुम भी इन लोगों की तरफ पत्थर की मूर्ति बन जाओगे, और ये बात हमेशा याद रहे। अब उसकी बात सुनते मैं समझ गया कि आखिर ये बोलना क्या चाहती है, लेकिन मैं उस वक्त हैरान था कि ये ऐसा क्यों बोल रही है।
जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसके बाद उसने बोला कि तुम ये सब ना जानो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और फिर उसके बाद उस औरत ने मुझे अपने पास बुलाया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि अब तुम चले जाओ, तुम अपने सही रास्ते पर पहुंच जाओगे। उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने उसे धन्यवाद किया और उससे वादा किया कि मैं इन सब चीज़ों का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगा। मैं वहां से उसी वक्त निकल गया और उसके बाद सही रास्ते पर चलता गया, पर पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ कि मैं बीच रास्ते में ही बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अपने घर के बाहर पाया। मैं जल्दी से घर के अंदर गया और उसके बाद सीधा मैं सो गया। घर में मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों मैंने वहां से जॉब ही छोड़ दी उसके बाद से, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी की चिंता जो हो गई थी। मेरे साथ क्या पता दोबारा वही हो जाता, लेकिन मैंने उस बात का जिक्र आज तक किसी से नहीं किया है। लेकिन जब मैंने एक पहुंचे हुए बाबा को अपने आप को दिखाया तो उसके बाद वो मुझे देखते ही समझ गए कि मेरे साथ क्या हुआ था, जिसके बाद से उन्होंने मुझे एक छोटा सा टोटका करने को दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और कोई भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। और तब से मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। और उस बाबा ने कहा अब तुम इस बात को बता सकते हो, लेकिन मैंने ये घटना अभी तक किसी और के साथ साझा नहीं की है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर